निज्जर हत्याकांड में जांच के बीच कनाडा ने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया है और कहा है कि कनाडा सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई सबूत भारत सरकार के साथ साझा नहीं किया है। वोट बैंक के लिए भारत विरोधी तत्वों का समर्थन किया जा रहा है। वोट बैंक के लिए ट्रूडो सरकार का यह एजेंडा सामने आया है। बार बार कहने पर भी कोई सबूत नहीं दिया गया। बिना किसी फैक्ट के कनाडा ने दावे कर दिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए भारत की छवि बिगाड़ने की गई कोशिश। तो भारत विरोधी एजेंडे को लेकर एक कड़ा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। तो देखिए, कनाडा की हिमाकत, भारत सरकार को राजनयिक संदेश भेजा। भारतीय उच्चायुक्त राजनयिक को जांच से जुड़ा बताया। कनाडा में निज्जर हत्याकांड की दरअसल जांच चल रही है। भारतीय अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं कनाडा ने। दूतावास में मौजूद 2 अफसरों का किया गया है जिक्र और इसी पर भारत सरकार की तरफ से बहुत सख्त जवाब दिया गया है। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग, डिटेल में बताइए क्या कहा गया है भारत की तरफ से, क्योंकि कनाडा का इस पूरे मामले को लेकर जो रुख सामने आया था उससे साफ नजर आ रहा था कि कनाडा की सरकार भारत विरोधी एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल समीर, देखिए ये पूरा मामला शुरू होता है वर्ष 2023 में जून के महीने में 18 जून को, जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है। खालिस्तानी नेता वो थे और उसके बाद से कनाडा सरकार जो है वो लगातार भारत और भारत की सरकार पर हमलावर रही है। हाँ। कनाडा का ये कहना है कि भारत इस पूरी हत्या में ऑफिशियली शामिल था। भारत सरकार बार बार इस पूरी मामले को झुठलाती बोलती रही है कि इसमें भारत का कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये कनाडा का आंतरिक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कनाडा ने एक स्टेप आगे बढ़ के कनाडा में जो भारतीय दूतावास है, वहां जो राजनयिक हमारे यहाँ काम करते हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके ऊपर और उनकी भूमिका के ऊपर ही संदेहास्पद शक पैदा किया है। और एक ऐसा राजनयिक संदेश भारत को संडे को भेजा गया, जिसके बाद भारत सरकार का उखड़ना तय था। भारत सरकार ने सीधे तौर पर अपने बयान में कनाडा को फटकार लगाई है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उनके लिए कहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक चीज़ों से प्रेरित है। वो अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारत लगातार उनसे 2 साल से सबूतों की मांग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कनाडा एक भी सबूत देने में सक्षम नहीं हो पाया है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी कनाडा को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है। अभी आसियान देशों की मीटिंग में भी कनाडा ने एक झूठ कहा कि भारत और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, लेकिन भारत ने इस बात को झुठला दिया। हाँ। भारत साफ तौर पर कह चुका है कि भारतीय डिप्लोमेट्स जो कनाडा में काम कर रहे हैं, उनकी छवि के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर 1% भी दाग लगाना पॉसिबल नहीं है और कनाडा के पास अगर कोई सबूत है तो वो उसको सामने रखे, ना कि उनकी जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच के ऊपर राजनीति करे। कुल मिला के भारत सरकार ने सीधे तौर पे कहा है और सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो जब 2018 में भारत आए, 2020 में आए, किस तरीके से उनकी पूरी ये यात्राएं। बिल्कुल सही बात है। वोट बैंक के लिए साफ तौर पर भारत विरोधी बातें की जा रही हैं, भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी जा रही है। और सबसे खास बात, क्योंकि बात तो फैक्ट्स पर होनी चाहिए, फैक्ट्स साझा नहीं किए गए और कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो सबूत के तौर पर कनाडा सामने रखे। और यही वजह है कि बीते 1 साल में कोई भी सबूत नहीं साझा किया गया है भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग आपका इस जानकारी के लिए। जी हां, ऑपरेशन हिजबुल्लाह, इजराइल से इंतकाम। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से भी हमला बड़ा है ये। इस हमले में 100 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हो गए, कईयों की मौत हो गई और कईयों की हालत नाजुक है। पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया है, वो भी बहुत बड़ा। सिर्फ एक नहीं, कई मिलिट्री बेस पर एक साथ हमले किए गए हैं। और देखिए अहम खबर, हिजबुल्लाह के अटैक वाली जगह पर पहुंचे आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी। टीवी 9 पर बेस से आईडीएफ चीफ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, जिस बेस पर कल हुआ हमला वहां आईडीएफ चीफ पहुंचे। ड्रोन हमले के बाद आईडीएफ चीफ की ये पहली तस्वीर सामने आई है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि आईडीएफ चीफ को हमने इस हमले में एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन अब
हमले के बाद आईडीएफ चीफ की यह पहली तस्वीर सामने आई है। हलेवी ठीक उसी जगह पर पहुंचे हैं, उसी मिलिट्री बेस पर पहुंचे हैं जहां हमला हुआ था। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह बहुत बड़ा हमला था। हाइफा के बेनियामीना में हिजबुल्लाह ने अटैक अंजाम दिया। इजराइल के मिलिट्री बेस पर यह बड़ा अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद हाइफा में हर तरफ अफरा तफरी देखी गई। और रॉकेट और ड्रोन से दहला इजराइल का हाइफा शहर। जी हां, हिजबुल्लाह के हमले में 4 जवानों की मौत अब तक कंफर्म हो चुकी है। एयर स्ट्राइक में आईडीएफ के 100 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। आईडीएफ जवानों के मेस में खाना खाते वक्त ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया। तो इजराइल की फौज पर हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले की डिटेल आइए आपके सामने रखते हैं। इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला हुआ है। बड़ी बात क्या है, इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला इसे माना जा रहा है। ईरान के 1 अक्टूबर के हमले से भी यह अटैक बहुत बड़ा था। पहली बार इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला करने में कामयाब रहा है हिजबुल्लाह। हुआ क्या है, हाइफा में हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक हुई है। हाइफा के बिन्यामीना में जहां पर एक सैन्य बेस है वहां पर अटैक किया गया। इजरायली मिलिट्री बेस को बनाया गया निशाना। हाइफा के दक्षिण में बिन्यामीना मिलिट्री बेस है और यहीं पर हमला हुआ। और जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त मेस में खाना खा रहे थे आईडीएफ के तमाम जवान। इस हमले को अंजाम कैसे दिया गया यह भी आपको बताते हैं। ड्रोन और रॉकेट से सीरियल अटैक करके इस मिलिट्री बेस को दहला दिया गया। और हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब बारी इजराइल की है। ईरान और हिजबुल्लाह के लिए आज की रात कयामत की रात साबित हो सकती है। इजराइल ईरान में तबाही मचा सकता है। इजराइल ने पहले से ही हमले के लिए टारगेट फिक्स किए हुए हैं, बस उसे अमेरिका की रजामंदी का इंतजार था। बेंजामिन कैबिनेट में पहले ही हमले को लेकर मोहर लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही बाइडेन ने अपने रुख में बदलाव किया वैसे ही इजराइल ने सैन्य ठिकाने और मिसाइल साइट वॉर रेडी कर दिए। ईरान में आज कयामत की रात। एक अक्टूबर जब दहला था इजराइल। तेरह दिन हो चुके हैं जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की थी। इजराइल थर्रा उठा था। तबाही कितनी विध्वंसक थी ये तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन अभी तक इजराइल ईरान से बदला नहीं ले पाया। इस बीच इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों को करीब करीब तबाह कर दिया है, जबकि सीरिया इराक में भी ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, ईरान पर अभी तक हमला क्यों नहीं किया? इजराइल ने अभी तक ईरान से बदला क्यों नहीं लिया? दरअसल इन सवालों का जवाब अमेरिका के पास है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने ईरान पर हमले की हरी झंडी नहीं दी थी, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर था कि ईरान पलटवार में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब इजराइल ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब अमेरिका ने इजराइल के प्लान पर मोहर लगा दी है। अब अमेरिका ने फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में भेज दी।
इजराइल ईरान को दहलाने की तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि इजराइल की कैबिनेट ने हमले पर मोहर लगा दी, जिसे अमेरिका ने हरी झंडी दे दी। कई ऐसी सैन्य गतिविधि हो रही है जिससे संकेत मिल रहा है कि इजराइल आज रात ईरान में तबाही मचाने वाला है। आखिर कौन से हैं वो संकेत, वो समझिए। पहला संकेत है, इजराइल ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थॉट तैनात किए हैं। दूसरा संकेत है, इजराइल ने अपना डिफेंस 4 लेयर कर दिया है। तीसरा संकेत है, अमेरिका ने F-15, F-16, F-22 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। चौथा संकेत है, ईरान में इजराइल ने टारगेट फिक्स कर दिए हैं, लिस्ट पेंटागन को भेज दी। पांचवा संकेत है, बेंजामिन कैबिनेट अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच गई है। यानी इजराइल के प्लान पर अमेरिका मान गया है। इजरायली कैबिनेट की मोहर के बाद अमेरिका ने हरी झंडी दी। पेंटागन की रिपोर्ट है कि ईरान के एटमी और एनर्जी सेक्टर पर हमला हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद ईरान में खलबली मच गई है, वो चौकन्ना हो गया है, जिसके बाद ईरान ने S-400 सारे न्यूक्लियर सेंटर पर लगा दिए। साथ ही मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी गई और एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दी गई। तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगा दिया है और ईरान ने कहा है कि वो किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। तो ईरान हो या इजराइल, दोनों तरफ से दिखाया जा रहा है दम। और हमले के बाद इजराइल में हाई लेवल मीटिंग हुई, नेतन्याहू की टॉप कमांडर्स के साथ बैठक हुई है। इजराइल में हुए हमले को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। हिजबुल्लाह को लेकर नई रणनीति पर चर्चा हुई है, ये खबर सामने आ रही है। मीटिंग में ईरान पर हमले को लेकर भी बातचीत हुई, चर्चा हुई। और वहीं नए हमले पर हिजबुल्लाह ने एक और दावा किया है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम हमने तोड़ डाला। हमला कैसे किया, हिजबुल्लाह ने खुद इसकी डिटेल्स दी हैं। तो देखिए, ये अहम जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कैसे भेदा इजरायली डिफेंस। मिसाइल यूनिट ने एक साथ कई मिसाइलें फायर की। एयर डिफेंस मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे थे। जाहिर है, आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है वो जबरदस्त माना जाता है, जो कि इजराइल के पास है। मिसाइल लॉन्च करने के साथ ही इजराइल में ड्रोन भी भेजे गए। इस्लामिक रेजिस्टेंस के ड्रोन यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया, यह भी बताया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। एडवांस ड्रोन को एयर डिफेंस ट्रैक नहीं कर सका और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई है इजराइल से। रडार से बचकर बड़ी तादाद में ड्रोन इजराइल के अंदर पहुंच गए। इजरायली बेस में सीरियल ब्लास्ट इसी के बाद किए गए, यानी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये बड़े धमाके करने में कामयाब रहा है हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर। ड्रोन हमले में इजरायली सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है और ईरान पर हमले की आशंकाओं के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग बेहद विध्वंसक हो गई है। इजराइल ने लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। IDF ने रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाए। इधर हिजबुल्लाह भी बेहद आक्रामक है। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह उसके हथियार रूट को बचाने की कोशिश है, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया है।
ये लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही की तस्वीरें हैं। नेतन्याहू की हरी झंडी के बाद इजरायली सेना बेलगाम हो चुकी है। पूर्व से लेकर दक्षिणी लेबनान में बम गिराए जा रहे हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट की सोनिक बूम से लेबनान थर्रा रहा है। कब, कहां, कितने किलो का बम गिर जाए कोई नहीं जानता। बीते 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों किलो बारूद गिराया है। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड, हथियार गोदाम और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले किए। इजराइल का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह को टारगेट कर किए जा रहे हैं, लेकिन लेबनान के रिहायशी इलाके भी इजरायली बारूद की चपेट में आ रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान में मौजूद एता अल शाब शहर की तस्वीरें हैं। रात के वक्त इजरायली फाइटर जेट्स ने बम गिराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। एता अल शाब में इजराइल की एयर स्ट्राइक दिन में भी जारी रही। शहर के उत्तरी इलाके में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। धमाके की ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान की है। दावा है कि यहां इजराइल ने कारपेट बॉम्बिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने सिदोन बेरूत हाईवे के पास मौजूद इस इमारत पर मिसाइल से अटैक किया। हमले में रिहायशी इमारत का एक हिस्सा तबाह हो गया। इजराइल ने जीह के पास बारजा में रिहायशी इमारत पर एयर स्ट्राइक की। दावा है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। बेरूत में एक एनिमल शेल्टर होम को आईडीएफ ने स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। इजराइल के हमलों में न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों पर बमबारी में स्थानीय लोग भी शिकार हो रहे हैं। कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब यूएन और दूसरे यूरोपीय देश इजराइल का विरोध करने में जुट गए हैं, क्योंकि इजराइल के हमले यूएन दफ्तरों पर भी हो रहे हैं, जिसमें कई यूएन अधिकारी मारे जा चुके हैं। हमलों का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विरोध किया है। वहीं यूएन ने इजराइल को हमले बंद करने के लिए कहा है। इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए हर हद पार कर चुका है। हिजबुल्लाह से जुड़ी हर चीज को वो राख बना देना चाहता है। यह लेबनान सीरिया बॉर्डर पर मौजूद ईरान का अस्पताल है। 56 बेड के इस अस्पताल को इजराइल ने खंडर बना दिया। यह अस्पताल लेबनान सीरिया की दक्षिणी सीमा पर मौजूद था, जो इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट बन चुकी है। इजराइल ज्यादातर हमले इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इजरायली शहरों को दहलाना हो या लेबनान में इजराइल की ग्राउंड फोर्स का मोर्चा, हिजबुल्लाह लड़ाके हर जगह इजराइल को जख्म दे रहे हैं। दावा है कि ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल की हैं, जहां आसमान में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया है। आईडीएफ का यह हेलीकॉप्टर लेबनान से लौटा था, जो हाइफा शहर में मौजूद अस्पताल के पास लैंड होता दिखा। दावा है कि इस हेलीकॉप्टर में 7 घायल इजरायली सैनिक थे, जो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इजराइल के हाइफा शहर लाया गया।
लेबनान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली ग्राउंड फोर्स के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गए। वो ट्रैप लगाकर इजरायली जवानों को मार रहे हैं। इन 7 जवानों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल इजरायली जवान लेबनान में रामिया शहर में घुसपैठ करने पहुंचे थे, लेकिन यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लैंडमाइंस लगाई हुई थी। दावा है कि लैंडमाइन में विस्फोट होने से 7 जवान घायल हो गए। अभी मौत के आंकड़े को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि रामिया में इजरायली जवानों और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच अब भी जबरदस्त जंग जारी है। इधर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल पर भी रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। वीडियो पोस्ट कर हिजबुल्लाह ने हमलों और इजराइल में होने वाले विध्वंस की पुष्टि की। वीडियो में कई ड्रोन इजरायली शहरों पर गिरते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों से होने वाली तबाही भी देखी जा सकती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट और ड्रोन दागे। 10 घंटे में 12 बार रॉकेट हमले किए। हाइफा और क्रेयोट शहर को दहलाया। इजरायली बेस पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ आक्रामक है। इधर ईरान भी आग बबूला है। ईरान के गुस्से की वजह लेबनान सीरिया बॉर्डर पर तबाह अस्पताल है। ईरान ने साफ कह दिया है, हमने मिडिल ईस्ट में युद्ध को रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन मैं दुश्मन को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ईरान के लोगों और हितों की रक्षा करने में हमारी कोई सीमा नहीं है। ईरान का यह संदेश सीरिया में जारी हमलों को लेकर भी माना जा रहा है। दरअसल इजराइल बीते कुछ वक्त से सीरिया को टारगेट कर रहा है। ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमलों की रात फिर दोहराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का बयान सामने आया है। गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग सेंटर पर ड्रोन से किया गया अटैक। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारे लड़ाके देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। तो हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, किन हथियारों का हिजबुल्लाह ने इस हमले में इस्तेमाल किया और हिजबुल्लाह के निशाने पर था कौन, आइए विस्तार से ये सारी जानकारी आपके सामने रखते हैं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला था और आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी निशाने पर थे हिजबुल्लाह के। इजरायली सैन्य बेस पर पहली बार हमला हुआ है। गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग अड्डे पर हमला किया गया है। सुइसाइडल ड्रोन से हिजबुल्लाह ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया जिसमें खासा नुकसान हुआ है। ईरान में बने मिरसाद ड्रोन से हमला किया गया। ईरान में अबाबिल टी के नाम से इस ड्रोन को जाना जाता है। समुद्री रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए ये ड्रोन और सबसे खास बात यह कि इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ड्रोन हमले में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमले के वक्त मेस में जवान खाना खा रहे थे और 100 से ज्यादा जवान इस हमले में घायल हुए हैं। 4 की मौत हो गई है और 7 जवान ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ये इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने जिस मिरसाद ड्रोन का इस्तेमाल किया उस ड्रोन की खासियत क्या है, मिरसाद ड्रोन की ताकत क्या है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। रेंज है इसकी 120 किलोमीटर की, रफ्तार 370 किलोमीटर प्रति घंटा, भार क्षमता 40 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में यह सक्षम है। उड़ान ऊंचाई देखिए 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन उड़ान भर सकता है। ये है मिरसाद ड्रोन की ताकत और इसी ड्रोन के जरिए कहर बरपा दिया गया इजराइल में। हिजबुल्लाह ने बड़े हमले को अंजाम दिया और लेबनान बॉर्डर पर भीषण विध्वंस जारी है। अब तक दोनों तरफ से 12,000 से ज्यादा हमले हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों समेत 2,255 लोगों की मौत का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। तो देखिए, लेबनान वॉर जोन से जो अपडेट सामने आ रही है वो अपने आप में हाहाकारी है।
जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं और जान माल का कितना नुकसान हो रहा है इस जंग के चलते ये भी आपको अंदाजा होगा। कुल हमले देखिए कितने हुए हैं, 12,000 से ज्यादा हमले अब तक हो चुके हैं और इनमें से 9,891 अटैक्स जो हैं वो इजराइल की तरफ से हुए हैं। इजराइल ने 9,891 अटैक अब तक किए हैं और हिजबुल्लाह के हमले भी 2,000 से ज्यादा हुए हैं। अब देखिए मौत का बड़ा आंकड़ा, 2,255 लोगों की जान गई है। सिर्फ ये लेबनान फ्रंट पर जो वॉर हो रही है ये उसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 10,524 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं इस जंग में। तो लेबनान पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं और हिजबुल्लाह भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है लेबनान से। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कैसे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलग रहा है और इजराइल लेबनान वॉर जोन में कहां कितने हमले हुए हैं। जो डेटा हमारे पास आया है, जो आंकड़ा हमारे पास आया है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेबनान के कफार किला इलाके में 325, खईम इलाके में 269 हमले हुए हैं, हुला में 303 हमले, आयत अल शाब इलाके में 423 स्ट्राइक अब तक हो चुकी है और यह सिलसिला जारी है। रास अन नकूरा में 321 हमले हुए हैं। इसके अलावा बेरूत में लगातार बमबारी चल रही है, कोई हिसाब नहीं। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। इजराइल के मेतुला में 116 हमले हो चुके हैं, शेतुला में 83 हमले हुए हैं, मार्गलियोत में 100 से ज्यादा हमले अब तक अंजाम दिए जा चुके हैं, किरियत शिमोना में 177 हमले हुए हैं, मनारा में 92 हमले अब तक किए जा चुके हैं और वहीं हाइफा और गोलान हाइट्स में बेहिसाब रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। तो ये अब तक की जंग की जो स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी। वहीं इजराइल पिछले 15 दिनों के अंदर हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति को करीब 70% खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप मारी जा चुकी है, टॉप लीडरशिप। बावजूद इसके इजराइल के विध्वंसक हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजरायली सेना जमीन और हवा से हमले कर साउथ लेबनान को खंडहर बना रही है। सवाल यही है कि आखिर दक्षिणी लेबनान में इतनी बड़ी तबाही क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब है नेतन्याहू का वो प्लान जिसका नाम है ऑपरेशन बफर वॉल। आसमान से विनाश की बरसात हो रही। जमीन से दुश्मन पर धावा बोला जा रहा है। शहर और इलाके अलग हो सकते हैं लेकिन तबाही की तस्वीर कमोबेश एक सी है। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक विनाश का भयावह मंजर। पिछले 15 दिनों के अंदर इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट, ठिकाने और हेडक्वार्टर सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं। इसलिए अब इजरायली सेना का ऑपरेशन बफर जोन शुरू हो चुका है। लेबनान के अंदर इजराइल बफर जोन बनाने जा रहा है। यही वजह है कि दक्षिण लेबनान में न सिर्फ बमबारी हो रही है बल्कि भीषण जमीनी जंग भी छेड़ दी गई है। दक्षिणी लेबनान का वही हश्र हो रहा है जो गाजा का हुआ। TV9 भारतवर्ष की टीम दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में है जहां आईडीएफ बारूद की बरसात कर रही है। युद्ध के मैदान से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की घोषणा कर रही है कि हर बीतते दिन के साथ हिजबुल्लाह का अंत करीब आता जा रहा है। और अब देश की सियासत से जुड़ी अहम खबर महाराष्ट्र चुनाव पर। दिल्ली में बीजेपी की बैठक, महाराष्ट्र कोर ग्रुप के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद।
संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, मीटिंग में मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र कोर ग्रुप के साथ तैयारी पर इस वक्त बीजेपी का आला नेतृत्व कर रहा है मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी के इस बड़े मंथन की अपडेट देने के लिए इस वक्त आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या अपडेट मिल रही है मीटिंग से, क्या जानकारियां अब तक निकलकर सामने आई हैं? महाराष्ट्र को लेकर कोर ग्रुप का मंथन जारी है अभी? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र को लेकर कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को ले रहे हैं। बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री है वो भी इस बैठक में मौजूद है और महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में हैं। उनके अलावा 12 अन्य महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में हैं। और जो बीजेपी को वहाँ चुनाव लड़ना है, जिसमें 160 से 65 सीटों पर बीजेपी लड़ने की तैयारी करी है, उसको लेकर उम्मीदवारों के नामों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसकी प्रक्रिया आज चल रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सीईसी कल हो सकता है। उस लिहाज से आज ये कम से कम 2 नाम हर एक सीट पर, जहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है एक नाम, उन पर एक नाम कर लिया जाए। तो ये प्रक्रिया आज चल रही है, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर अंतिम जो मुहर है वो लगेगा सीईसी की बैठक में। जो बताया जा रहा है कि कल सीईसी की बैठक हो सकती है। अच्छा। और उससे पहले की ये प्रक्रिया बहुत अहम है। ये बैठक तकरीबन शाम 6 साढ़े 6 बजे तक चल सकता है, ये बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार 4 घंटे में महाराष्ट्र के उन सभी सीटों पे शॉर्ट लिस्टिंग का काम किया जाएगा। 4.5 घंटे में उन सभी सीटों पर शॉर्ट लिस्टिंग का काम कर लिया जाएगा। यानी आमोद, ये माना जाए कि कल दोपहर 2:30 बजे जो महायुति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से बीजेपी और उसके जो घटक दल हैं उनके बीच एक सहमति बन चुकी है। हालांकि उसको जाहिर नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में उसको नहीं लाया गया है, लेकिन ये मोटा मोटी तय है कि बीजेपी 160-65 सीटों पर लड़ेगी। 80 के आसपास, 80 से 90 के बीच शिवसेना शिंदे ग्रुप लड़ेगा और उसके अलावा 40 से 45 सीट पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी। तो ये मोटा मोटी तय है। उसको लेकर आज चर्चा इस बैठक के बाद सारे नेता आपस में भी कर लेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा कर दी जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2 बार बैठक हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह जाकर मुंबई में खुद बैठक कर चुके हैं और उसके अलावा भी बैठकें होती रह रही हैं। लगातार भूपेंद्र यादव मुंबई में डेरा जमाए हुए हैं इस चुनाव के मद्देनजर और एक सीट को लेकर किस तरह से ये, चूंकि पार्टी इस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है कि कोई बीजेपी की सीट है या शिवसेना की सीट है या एनसीपी अजीत पवार की सीट है, ऐसा चुनाव न लगे। ये एक तरह से महायुति की सीट है और उस पर सब लोग मिलकर दमखम से चुनाव लड़े, क्योंकि किसी भी सूरत में बीजेपी इस चुनाव को जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है और उसके लिए जितना ग्राउंड पे मैनोवरिंग हो रहा है उतना ही कागजों पे भी। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। एक खबर यूपी के बहराइच से। बहराइच में युवक की हत्या के बाद हुई हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों ने 10 घरों में आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया गया घरों को। पुलिस ने गांव वालों को बचाने की कोशिश की और गांव वालों को बचाकर थाने लाई है पुलिस। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ये देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जिनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और इन्हें पुलिस बचाकर थाने लाई। और वहीं समाजवादी पार्टी ने बहराइच फायरिंग से पहले का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में घर की छत से हरा झंडा उतारता दिख रहा है मृतक गोपाल मिश्रा। हरा झंडा उतारने के बाद घर की छत पर खड़े होकर ये भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है गोपाल मिश्रा। ये वो शख्स है जिसकी हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि गोपाल के मन में जहर किसने भरा। पोस्ट में लिखा गया है कि इस साजिश में कौन शामिल है यह समझना कठिन नहीं है। इस सब में बीजेपी और बीजेपी के सत्ता लोभी नेता शामिल हैं जो अगले चुनाव तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंककर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है गोपाल नाम के मृतक लड़के का। और बहराइच से
एक और अहम खबर, बहराइच के महसी से बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने टीवी 9 से बातचीत में आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने युवक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ फौरन एक्शन नहीं लिया। बहराइच के महाराजगंज में लगातार स्थिति खराब है और इस बीच जो स्थानीय विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। सुरेश्वर जी, किसकी प्राइमा फेसी आप गलती मानते हैं? सरकार का सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद, इतने इंतजामात के बावजूद, सरकार के निर्देश के बावजूद कल इतनी बड़ी हिंसा हुई, एक शख्स की जान गई और आज भी कई जगहों पर हिंसा देखी गई है। कल माता जी की प्रतिमा जा रही थी तो प्रतिमा में गाना बज रहा था। गाना में एक युवक आया और उसकी लीड निकाल लिया। लीड निकालने के बाद में इंस्पेक्टर ने, जिस व्यक्ति ने लीड निकाला था, गलती तो उसकी थी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम जा रहे हैं, माता जी को लेकर के जा रहे हैं, भक्ति का गाना बज रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। उसको उठा करके ले जाना चाहिए थाने पे, कोई समस्या ना होती। हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर दी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि यहीं का एक बेटा हमारा रामगोपाल, उसको घर में घसीट करके गोली मार दी उन लोगों ने। किसने गोली मारी? मोहम्मद हमीद के लड़के ने गोली मारी, और गोली ही नहीं मारी, पैर के नाखून तक के उखाड़ लिए। और उसके बाद भी पुलिस घर के अंदर नहीं गई। उसका भाई दूसरे घर से कूद करके गया है तो लाश निकाल करके लेकर के आया है। और इसके बाद में अस्पताल में हम लोग गए, अस्पताल में उसकी डेथ घोषित हुई। अस्पताल के बाद में लोग सड़क पर बैठ गए थे, वहाँ पे उनको उठाया गया, कार्रवाई का आश्वासन दिया, निलंबित हुए, इंस्पेक्टर निलंबित हुए, चौकी इंचार्ज निलंबित हुए। आज कुछ और बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ना बड़ा चाहते हैं ना छोटा चाहते हैं। जो दोषी हैं वो किसी भी स्तर का है, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटे से छोटा अधिकारी है, उसके खिलाफ महाराज जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो बख्श